गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल जेएसएफ बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है, ये हरे पौधों में होता है, ग्रीन प्लांट्स में। तो प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए? प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो इनमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले क्या है? प्रकाश। पहला क्या है? प्रकाश। नंबर सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर थर्ड, जल और क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। तो इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, कामा क्लोरोफिल एवं प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल एवं प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। या इसको ऐसे भी डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, कामा प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन, कार्बोहाइड्रेट, इसको ग्लूकोज कहते हैं, कार्बनिक भोजन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन क्या होती है? तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट याद रखने हैं इसकी परिभाषा के लिए। तो प्रकाश एक जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है, पौधों की पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, हरे भाग जो होते हैं पौधे के, वहां पे क्लोरोफिल मौजूद रहता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट जरूरी है? प्रकाश ये बाहर से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण से और जल भी ये मृदा से। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, इसकी समीकरण कैसे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6CO2 प्लस 12H2, 12H2। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 यहाँ पे जल के अणु लेंगे, और यहाँ पर क्या है? किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता क्या है? तो यहां पे C6H12O6। तो यहां पे ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6H2O। कितने H2O निकल जाते हैं? 6H2O और प्लस 6O2। ये वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण में आपको ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको पता हो और फिर क्या है इसकी रिएक्शन आपको मालूम हो। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले ली? वायुमंडल से। जल कहां से ले लिया? मृदा
तरह से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तो पत्तियों में रहता ही, सूर्य का प्रकाश मिल गया इसको और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप होता है सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का यहाँ पे निर्माण हो गया और साथ में यहाँ पे क्या निकल गया, ये जल और ये ऑक्सीजन O2, ये ऑक्सीजन कहाँ मुक्त हो जाती है, वायुमंडल में, और यही ऑक्सीजन क्या करते हैं, जंतु ग्रहण करते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, पौधे मुक्त करते हैं ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। और हम लोग कौन सी गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या है, ये जितने भी जंतु हैं और जितने भी पौधे हैं, तो पौधे और जंतु क्या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि जंतु क्या करते हैं, जंतु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो इसका मतलब जो जंतु होते हैं वो पौधे के उल्टा काम करते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये रिएक्शन पता है, ये समीकरण पता है, तो आप यहीं से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, बहुत ही इजी। तो आप लोग क्या है, अगर ये समीकरण पता है वैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और साथ में क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इस तरीके से रिएक्शन से भी डेफिनेशन बना लेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रकाश संश्लेषण ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाइए, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा पूछ जाती है, तो परिभाषा में ये रिएक्शन आप लोगों को क्या है, याद होगी, तो आप लोग आसानी से प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिख पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होते हैं बाह्य कारक, बाह्य कारक, और दूसरे क्या होते हैं, अंतः कारक, बाह्य कारक और अंतः कारक। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर प्रभावित होती है वो किन किन कारकों से, बाह्य कारक और अंतः कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले बाह्य कारक के बारे में आप लोगों को बताएंगे, बाह्य कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले तो प्रकाश जो होता है इसको कहते हैं लाइट, ये भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो प्रकाश बताया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना क्या है, आवश्यक है। तो प्रकाश किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और प्रकाश की तीव्रता कम करने पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, कम होती है। लेकिन बहुत अधिक प्रकाश की मात्रा बढ़ा देने से प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों, क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल इसको क्या कहते हैं, पर्णहरित। जो क्लोरोफिल होता है इसका सोलराइजेशन हो जाता है। क्लोरोफिल का क्या हो जाता है, सोलराइजेशन, सौरीकरण हो जाता है, सोलराइजेशन हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रकाश किस प्रकार से प्रभावित करता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है
तथा प्रकाश की तीव्रता कम करने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। लेकिन प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ाने से क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक कम हो जाती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, इसका क्या हो जाता है, सोनेराइजेशन हो जाता है, सौरीकरण हो जाता है, जिससे क्या है प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहला फैक्टर हो गया प्रकाश। दूसरा फैक्टर क्या है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से प्रभावित करती है प्रकाश संश्लेषण की दर को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो इसका मतलब इसकी मात्रा पे भी प्रकाश संश्लेषण की दर डिपेंड करती है। तो CO2 की मात्रा बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और CO2 की मात्रा कम करने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, घट जाती है। तो ये हो गया CO2। तो इस तरीके से दो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, पहला प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा नंबर थर्ड तापमान, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सही से होती है। तो इसके लिए जो अनुकूलतम तापमान कितना है, 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की दर ठीक से होती है। इससे अधिक या इससे कम तापमान करने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो टेम्परेचर आप लोग समझ गए होंगे, टेम्परेचर किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो ठीक तरीके से होती है। अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान बढ़ा देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर कर देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, तब भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो इसका रेशियो है 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में प्रकाश संश्लेषण की दर ठीक से होती है। तो ये हो गया तापमान, टेम्परेचर किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके बाद जो अगला कारक है, बाह्य कारक नंबर 4, खनिज लवण। खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से खनिज लवण, जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, Fe, सल्फर। तो इस तरीके से ये जो खनिज लवण होते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, आयरन और सल्फर, ये भी प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर ये खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर तेज होगी, अधिक होगी, और अगर ये खनिज लवण कम मात्रा में होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, कम होगी। तो ये हो गया किस पर, खनिज लवण अगला कारक। इसके बाद जो लास्ट कारक है, पांचवा कारक है जल, वाटर। तो जल भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो जल भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। जल की मात्रा बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और जल की मात्रा घटाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो इसका मतलब जल भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को घटाने बढ़ाने में अपना रोल निभाता है। तो जल की मात्रा बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और जल की मात्रा कम करने पर प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। क्योंकि जल में जो हाइड्रोजन होता है, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन, जल का जो फार्मूला होता है H2O। तो जल में जो हाइड्रोजन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का चयन करता है। तो जल में जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, अपचयन करता है। इसीलिए क्या है, जल की मात्रा भी प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे 5 बताए कारक, ये हो गए बाह्य कारक। ये कौन से कारक हो गए, बाह्य कारक। इसका मतलब बाह्य कारक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को बताएंगे अंतः कारक के बारे में, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना,
कामा रंध्रों की संरचना, रंध्रों की संरचना, कामा संख्या, कामा वितरण, कामा क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा। तो इतने जो कारक हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को ये भी प्रभावित करते हैं, लेकिन ये कैसे कारक है, अंतः कारक। अंतः का मतलब इनका वातावरण से मतलब नहीं है। जो बाह्य कारक होते हैं, जो वातावरण में जो कारक होते हैं वो कारक होते हैं बाह्य कारक, लेकिन अंतः कारक में जो पत्ती के अंदर जो होंगे उनको कहते हैं अंतः कारक। तो पत्ती की संरचना और आकार भी प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर कोई पत्ती बड़ी है, अगर कोई पत्ती आकार में बड़ी है, स्ट्रक्चर में कैसी है, बड़ी है, तो इसमें रंध्रों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। रंध्रों की संख्या स्टोमेटा क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब पत्ती की संरचना पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। इसका मतलब जो पत्ती जितनी ज्यादा बड़ी होगी आकार में, उसमें रंध्रों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी और उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी। तो इसका मतलब ये हो गया पत्ती की संरचना और रंध्रों की संख्या और संरचना और वितरण। और क्लोरोफिल की मात्रा, जिस पत्ती में क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में होगी उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी, जिसमें कम मात्रा में क्लोरोफिल होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। अब कोई पत्ती मान लिया आकार में कैसी है, छोटी है, और कैसी है, लंबी है, पतली सी, तो इसमें रंध्रों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसमें रंध्र कम होंगे तो पत्ती आकार में छोटी होगी, रंध्र की संख्या क्या होगी, रंध्रों की संख्या कम होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें क्या होगी, इसमें कम होगी। इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, कम, और इसमें क्या होगी, अधिक। तो अंतः कारक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से अंतः कारक प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से दोनों प्रकार के कारक हो गए, बाह्य कारक और अंतः कारक। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को अंतः कारक और बाह्य कारक समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों को फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको क्या है नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। और आप लोग क्या है सारे वीडियोस पार्ट वाइज देखते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं पार्ट वाइज, आप लोग जब सारे वीडियोस पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आप लोग सारे वीडियोस देखें, जिससे आपका चैप्टर क्या होगा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप लोगों का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही, फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।